हेलो एवरीवन। आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए यूनिट 10, जिसमें मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं उन्हें हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। आज हम फर्स्ट टॉपिक अपना अच्छे से पढ़ेंगे, जो है जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। तो सबसे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम यूनिट 10 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जनजाति का अर्थ और उसकी परिभाषा। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 क्लॉज 25 के अनुसार जनजातियों से तात्पर्य उन जनजातीय समुदायों के अंशों या समूह से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 क्लॉज 1 में अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं। तो दो अनुच्छेद आपको इसमें याद रखना है, 366 क्लॉज 25 एंड 342 क्लॉज 1। इसके बाद अनुसूचित शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द का हिंदी अनुवाद है, और सूची अर्थात अनुसूचित शब्द से तात्पर्य सूचीबद्ध करने से है। इसके बाद वर्ष 1950 में भारतीय समाज की 212 जनजातियों को सूचीबद्ध करके अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। किसी समुदाय या जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने के लिए चंदा समिति ने 1960 ईस्वी में 5 मानकों का निर्धारण किया, जो कि निम्नलिखित हैं। यानी कि अनुसूचित जनजाति कौन रहेंगी, इसके लिए एक चंदा समिति बनी और उसके लिए 5 मानक निर्धारण किए गए। सबसे पहले तो भौगोलिक एकाकीपन हो, विशिष्ट उनकी संस्कृति हो, आदिम जाति के लक्षण हो, पिछड़ापन हो, इसके बाद संकोची उनका स्वभाव हो, तो वो अनुसूचित जनजातियां कहलाएंगी। इसके बाद जो भी समुदाय इन मानकों को पूर्ण करेगा उन्हीं को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। इन मांगों के आधार पर भारत की कुल 461 जनजातियों में से 424 जनजाति अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती हैं। प्राचीन संस्कृति ग्रंथ में जनजातीय या आदिवासी को वनवासी या अत्विका कहा गया है। जनजातीय समुदाय के लिए प्रथम बार आदिवासी शब्द का जो प्रयोग है वो ठक्कर बापा ने किया था, और इन्हीं को जनजातियों का पितृपुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखें बेरियर एल्विन के बारे में। बेरियर एल्विन के बारे में हम देखें तो ये इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ, मानव वैज्ञानिक हैं ये, और इन्होंने जनजातियों के लिए अलग निवास की चर्चा की थी, जिसे नेशनल पार्क पॉलिसी कहा गया है। 1961 में इन्हें पद्म भूषण से और 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद इनकी जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, वो है द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ बेरियर एल्विन 1964। ये आपको याद रखना है। इसके बाद इनकी बुक्स हैं कुछ, जैसे द अगरिया, मुरिया एंड देयर घोटुल, द पेगा, द गौर, द एबोरिजिनल्स, एक गौंड गांव में जीवन, महाकौशल अंचल की लोक कथाएं, जनजातीय मिथक ओडिया, आदिवासियों की कहानियां, हत्या और आत्महत्या के बीच मारिया। तो ये सारी बुक्स आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये पूछी जाती हैं। इसके बाद जनजातियों से संबंधित कुछ दिवस हैं। सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। 1994 में इसकी घोषणा की गई थी, यूएन द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। इसके बाद जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को, और विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातीय दिवस 31 अगस्त को मनाया जाता है, और इन दोनों की ही घोषणा 2021 को की गई थी। तो ये इतनी चीजें आपको याद रखना है। अब कुछ विद्वानों के द्वारा जनजातियों को अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है। तो सबसे पहले जैसे आदिवासी है, आदिवासी नाम किसने दिया? तो काका कालेलकर। इसमें आपको ज्यादा नाम याद नहीं रखना, पहले में कुछ याद, जैसे काका कालेलकर, A.B. ठक्कर और श्री एल्विन, ये आप याद रख लेना। इसके बाद पहाड़ी जनजाति किसने कहा? तो गियरसन ने।
पहाड़ी जनजाति किसने कहा? गियरसन ने। पिछड़े हिंदू किसने कहा? डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुरिये ने। विलीन मानवता की संज्ञा किसने दी? तो डॉक्टर दास एंड दास ने। इसके बाद अंग्रेजों ने क्या कहा? दलित वर्ग। महात्मा गांधी ने क्या कहा? गिरिजन। और भारतीय संविधान में क्या है? अनुसूचित जनजाति। तो ये सारे आपको याद रखना है कि किसने क्या कहा, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद इनकी कुछ बुक्स हैं, जैसे जनजातियों से संबंधित जो बुक्स हैं वो किसने लिखी हैं, तो लेखक और उन पुस्तक के नाम लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ लेना। इसमें से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जो आपको याद रखना है। जैसे सबसे पहले D.N. मजूमदार की रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, रशेल एवं हीरालाल की है ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस, T.V. नायक की, ये सारी बुक्स याद कर लेना। इसके बाद हरि प्रसाद जोगी की कोरकू जनजाति और शिव कुमार तिवारी की मध्य प्रदेश की जनजातियां, समाज और व्यवस्था। इसके बाद सुरेश मिश्र की ये मध्य प्रदेश के गोंड और राज्य। इसके बाद श्यामाचरण दुबे की द कमार, जॉर्ज गियर्सन की द मुड़िया गॉन्ड्स ऑफ बस्तर, ग्रोवर की द नेचर ऑफ कल्चर। इसके बाद दयाशंकर नाम की ट्राइबल इकोनॉमी, बैगा ठक्कर बापा की ट्राइब्स ऑफ इंडिया। इसके बाद ये दा बैगा वाली भी कर लेना, और शेख गुलाब की भिम्मा। तो इतनी तो आपको याद करना ही है। तो ये सारी बुक्स और विद्वानों के द्वारा क्या नाम दिए गए, ये सारी चीजें आप याद कर लेना। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों की विशेषताएं। तो सबसे पहले दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। मुख्यतः निग्रेटो और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजातियां हैं ये। विशिष्ट जनजातीय भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं, प्राचीन धर्म को मानते हैं और बहुदेववादी हैं। इसके बाद ये भूत प्रेतों की पूजा पर भी ये बल देते हैं। परंपरागत कार्य जैसे पुरातन पद्धति से कृषि करना, यानी कि स्थानांतरित कृषि वगैरह करते हैं ये। वन उपज का संग्रहण करना, शिकार करना, मछली पकड़ना जैसे ये कार्य करते हैं, और प्रायः ये मांसाहारी होते हैं। अब मध्य प्रदेश में जनजातीय समस्याएं क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले एक तो संचार साधनों का अभाव है। अशिक्षा के कारण लोक नियोजन के कटाव और अन्य आधुनिक तकनीकी का उपयोग से ये बचते हैं। ऋणग्रस्तता की समस्या है। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास की समस्याएं हैं। बाल विवाह प्रचलित है। स्त्रियों की निम्न स्थिति है। युवा ग्रह के पतन के कारण उत्पन्न समस्याएं हैं। धार्मिक और भाषा संबंधी समस्याएं भी हैं। इसके अलावा जंगलों के विनाश से संबंधित समस्याएं हैं और स्थानांतरित कृषि के कारण फसल की अनिश्चितता है। खाद्य पदार्थों के अभाव की समस्या भी है। तो ये सारी जनजातियों से रिलेटेड समस्याएं हैं। अब हम बात करते हैं कि कहाँ कौन सी जनजातियां हैं। वैसे हम पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे कि पूर्व में कौन सी, दक्षिण में कौन सी, पश्चिम में कौन सी, उत्तर में कौन सी, पर मोटा मोटा एक हम मैप के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्थ में यदि देखें, उत्तर में कौन सी जनजाति देखने को मिलेगी, तो इस वाले रीजन में हमें सहरिया जनजाति मुख्य रूप से देखने को मिलती है। इस वाले रीजन में हम पूर्वी वाले रीजन में देखेंगे तो हमें गोंड, कोल जनजाति हमें मुख्य रूप से देखने को यहाँ मिलती है। इसके बाद दक्षिण में हम देखें, दक्षिण और मध्य रीजन में, तो यहाँ भी गोंड, कोल ये जनजातियां देखने को मिलती हैं। और पश्चिम रीजन की हम यदि बात करें तो यहाँ पे भील भिलाला ये जनजाति देखने को मिलती है। अब हम पूरा पढ़ते हैं कि पूर्व की जनजातीय प्रदेश, पश्चिम के और उत्तर दक्षिण दोनों की। सबसे पहले है पूर्वी जनजातीय प्रदेश। इसके बारे में हम बात करेंगे। इस प्रदेश में राज्य की 14.04% जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। इस जनजातीय प्रदेश में शहडोल,
सिंगरौली, अनूपपुर, सीधी, उमरिया, कटनी ये जिले शामिल हैं। गोंड, कोल और बैगा ये जनजातियां यहाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इसके अलावा रीवा, पन्ना, पठार का जो भाग आता है उसमें कोल जनजाति मुख्य रूप से देखने को मिलती है और डिंडौरी, मंडला, उमरिया, बालाघाट इन जिलों के कुछ भागों में बैगा चक भी बनाए गए हैं। पूर्वी जनजातीय प्रदेश के विकासखंड, कुछ विकासखंड हैं जनजातियों के विकास के लिए बनाए गए हैं। जैसे शहडोल में 4 हैं, शहडोल के अंदर 4 मिलेंगे, अनूपपुर में 4 हैं, उमरिया में 1 है और सीधी में भी 1 है। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है कि जनजाति जनसंख्या कितनी है इस क्षेत्र में, कौन कौन सी जिलों में है और कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो मुख्य रूप से यहाँ रीवा, पन्ना, पठार में कोल जनजाति देखने को मिलती है। इसके अलावा गोंड और बैगा भी देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिमी जनजातीय प्रदेश। तो पश्चिमी जनजातीय प्रदेश में राज्य की 1/3 लगभग 36.27% जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। इस जनजातीय प्रदेश में अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, धार, मंदसौर, रतलाम इतने जिले शामिल हैं। इस प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियां हैं वो है भील, भिलाला, कोरकू आदि। पश्चिमी जनजातीय प्रदेश के विकासखंड धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, रतलाम इन जिलों में बनाए गए हैं। जैसे धार में 12 जगह, झाबुआ में 6, अलीराजपुर में 6, खरगोन में 7, बड़वानी में 7, खंडवा में 1 और रतलाम में 2। तो ये विकासखंड जो है वो बनाए गए हैं इन जिलों में। इसके बाद उत्तरी जनजातीय प्रदेश। तो इस जनजातीय प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र और मध्य भारत का पठार आता है, यानी कि शिवपुरी, ग्वालियर, श्योपुर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ये गुना ये सारे जिले इसके अंतर्गत आते हैं। प्रमुख जनजातियां देखें तो सहरिया मुख्य रूप से, और बुंदेलखंड में सौर, पनिका, खैरवार ये जनजातियां भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस उत्तरी जनजातीय प्रदेश में केवल एक ही यहाँ पर विकासखंड है जो कि श्योपुर जिले में है और श्योपुर जिले का कराहल में यह स्थित है। तो ये हो गया उत्तरी जनजातीय प्रदेश। इसके बाद मध्य और दक्षिणी जनजातीय प्रदेश, यानी कि ये हम पूरा मैप यदि देखें ऐसे करके तो यहाँ मध्य से लेकर के पूरा दक्षिण तक आ जाएगा, ये वाला रीजन पूरा आ जाएगा। तो मध्य या दक्षिणी जनजातीय प्रदेश की बात करें तो इस प्रदेश में राज्य की 23.28% जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। डिंडौरी, मंडला, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, हरदा, बालाघाट जिले इसमें सम्मिलित हैं। इसके विकासखंड बैतूल में 7 हैं, नर्मदापुरम में 1, छिंदवाड़ा में 4, बुरहानपुर में 1, सिवनी में 5, बालाघाट में 3, मंडला में 9 और डिंडौरी में 7 विकासखंड बनाए गए हैं। इसके बाद यह मध्य प्रदेश मैकाल तथा पूर्वी सतपुड़ा का भाग है। पश्चिम में महादेव पहाड़ तक इसका विस्तार है। प्रमुख जनजातियां देखें तो गोंड, कोल, बैगा, कोरकू, परधान और भारिया ये जनजातियां इस क्षेत्र में यानी कि मध्य में और दक्षिणी वाले भाग में देखने को मिलती है। ये हो गया मध्य या दक्षिणी जनजातीय प्रदेश। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अलावा कुछ और जनजातियां हैं जैसे संकेंद्रण वाले जिले। ये मैंने बुक का पेज डाला हुआ है तो आप इसमें मैप भी देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि सहरिया जनजाति आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, यानी कि उत्तरी रीजन में भील भिलाला भी कुछ जगह मिल जाएगी। इसके अलावा पूर्वी रीजन में आपको ये गोंड, कोल ये जनजाति देखने को मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके अलावा मैप भी स्वयं ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें भी कुछ जैसे जनजातियां हैं। गोंड कहाँ देखने को मिलती है तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में, भील भिलाला, धार, झाबुआ, रतलाम इन जगहों पर, फिर सहरिया, शिवपुरी, मुरैना ज्यादातर हम देख चुके हैं। इसके अलावा कुछ कुछ ऐसी हैं जो नहीं देखी, जैसे सौर जनजाति है, ये छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह में देखने को मिलती है। अगरिया, मंडला, सीधी, शहडोल में देखने को मिलती है। पनिका, शहडोल, सीधी, धनवार, बिलासपुर, कंवर, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली और खैरवार, सीधी, शहडोल, पन्ना, छतरपुर। तो आप ये पढ़ लेना और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
और पर्टिकुलरली हम एक एक जनजाति को कंप्लीट भी करेंगे आगे। अभी ये फर्स्ट लेक्चर है, आगे हम सारी जनजातियां एक एक करके कंप्लीट करेंगे। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या परिदृश्य। तो सबसे पहले वर्ष 2011 के अनुसार प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या, तो वर्ष 2011 के अनुसार प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या 1,53,16,784 है। यह प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.01% है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में पहला और परसेंट की दृष्टि से देखें तो 13वां स्थान है। लिंगानुपात की बात करें तो 984 है। सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जो जिला है, मध्य प्रदेश राज्य का जो जिला है वो है बालाघाट, 1050 यहाँ का अनुपात है। इसके बाद प्रदेश में अधिकतम जनजातीय जनसंख्या वाला जो जिला है, अधिकतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला धार है और सबसे कम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला भिंड है। परसेंट में देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है जनजातीय जनसंख्या वाला तो अलीराजपुर 89% और अंतिम सबसे कम वाला है भिंड। इसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला जिला छतरपुर है और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला मंदसौर है। साक्षरता की बात करें तो ओवरऑल जो जनजातीय जनसंख्या है वो है 50.6%, जिसमें से पुरुष साक्षरता है 59.6% और महिला साक्षरता है 41.5%। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या भील जनजाति की है। तो ये सारी चीजें हमने देखी जनजातीय जनसंख्या परिदृश्य। अब हम आगे बात करते हैं। ये अगेन मैंने एक बुक का पेज डाला हुआ है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो देखिए जनसंख्या भारत और मध्य प्रदेश ये दोनों की दी हुई है। इसके बाद इसमें पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या, जनसंख्या का कुल जनसंख्या से परसेंट, मध्य प्रदेश में जनसंख्या का देश की जनसंख्या से परसेंट, इसके अलावा दशकीय वृद्धि दर, लिंगानुपात, साक्षरता, जनसंख्या घनत्व, कुल अनुसूचित जनजातियां। तो मध्य प्रदेश का तो आपको याद करना ही है। इसके अलावा यदि आप भारत का भी कर सके तो अच्छी बात है, क्योंकि सेंसस जो है वो आपका इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसमें भी है। इसके बाद हम बात करें कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है धार, बड़वानी और झाबुआ। धार, बड़वानी और झाबुआ है। इसके बाद न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले, तो सबसे पहले है भिंड, फिर दतिया, फिर मुरैना। तो भिंड, दतिया, मुरैना। इसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या परसेंट में कौन से जिले हैं। तो सबसे पहले है अलीराजपुर, फिर झाबुआ, फिर बड़वानी। तो अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या परसेंट वाले जिले हैं। इसके बाद न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले परसेंट में कौन कौन से। तो परसेंट में भिंड, मुरैना और दतिया। भिंड, मुरैना और दतिया। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो MPPSC 2003 में आया है ये, कि मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातियों की जनसंख्या का परसेंट सबसे अधिक है। तो वो अलीराजपुर में है। इसके बाद यहाँ पर अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या का वितरण दिया हुआ है कि राज्य के सभी भागों में जनजातियां पाई जाती हैं, परंतु उनके प्रधान क्षेत्र राज्य के पहाड़ी और पठारी क्षेत्र में है। यानी कि जो प्रधान है, सबसे ज्यादा जो पाई जाती हैं वो राज्य के पहाड़ी और पठारी क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। पश्चिम में धार तथा झाबुआ जिलों से आरंभ होने वाली सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणियां, पूर्वी भाग में बघेलखंड पठार तथा अमरकंटक पठार मुख्य हैं। ये क्षेत्र एक पेटी के रूप में दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व में फैले हैं, जिसमें राज्य की जनजातियां केंद्रित हैं। इनसे बाहर के भागों में इनकी संख्या कम है। यानी कि जो ये रीजन यहाँ पर बताए गए हैं वहां पर मुख्यतः जनजातियां देखने को मिलती हैं। जिलेवार इनकी संख्या देखने पर असमान वितरण स्पष्ट होता है। सन 2011 में राज्य की सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या वाला जिला धार है, और जहां इस अनुसूचित जनजातीय वर्ग के 12,22,814 व्यक्ति रहते हैं। इसके साथ ही बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा, खरगोन, बैतूल, अलीराजपुर, मंडला और सिवनी में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 5 लाख से अधिक, सिंगरौली, बालाघाट, जबलपुर, अनूपपुर, सतना, कटनी, सीधी, रीवा और उमरिया में 3 लाख से 5 लाख जनजातीय लोग निवास करते हैं। इसके बाद 1 लाख से 3 लाख जनजातीय जनसंख्या वाले कुल 14 जिले
हैं जिनमें राज्य की 17.7% जनजातीय जनसंख्या है। दूसरी ओर भिंड जिला में इनकी संख्या 10,000 व्यक्ति से भी कम है। तो इसमें इतनी ज़्यादा कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है आपको, आप ये लेकिन ये जो दिया हुआ है ये 3 चीज़ें, ये जो ये हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले जिले, ये आप ज़रूर याद रखें क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियां। तो मध्य प्रदेश में कुल 46 अनुसूचित जनजातीय समूह अधिसूचित थे, परंतु 8 जनवरी 2003 को मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में से कीर मीना पारदी, 3 जनजातियां हैं कीर मीना पारदी, इनको विलोपित कर दिया और इस प्रकार वर्तमान में 43 अनुसूचित जनजातियां ही अधिसूचित हैं। 3 जनजातियां बैगा, भारिया और सहरिया, बैगा, भारिया और सहरिया, ये 3 जनजातियां, इनको भारत सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये तीनों आपको जरूर याद रखना है, बैगा, भारिया और सहरिया विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। नेक्स्ट हम बात करें विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह कौन सी है। तो कुछ जनजातियों को जनजातीय समूहों के बीच उनकी अधिक वैधता के आधार पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के रूप में चिन्हित किया गया है। भारत सरकार द्वारा कुल 75 जनजातीय समूह को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके बाद पहली बार वर्ष 1973 में भारत सरकार द्वारा गठित ढैबर आयोग, ये आयोग आपको याद रखना है, ढैबर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आदिम जाति नाम से एक अलग श्रेणी बनाई, जिसे 2006 में नाम बदलकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कर दिया, PVTG। ये हिंदी में आपको याद रखना है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। और कब चेंज किया गया और 2006 में इसका नाम बदल दिया गया, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति, तो मध्य प्रदेश की 3 जनजातियां, यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर बैगा है, बैगा और भारिया। तो बैगा, भारिया और सहरिया को भारत सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। बैगा चक के बैगा, पातालकोट के भारिया और ग्वालियर संभाग के सहरिया इनके अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास और कल्याण हेतु 11 विकास अभिकरण का गठन किया गया है, जो कहाँ कहाँ है, तो मंडला, बालाघाट के बैहर, डिंडौरी, अनूपपुर का पुष्पराजगढ़, इसके अलावा शहडोल, उमरिया, ग्वालियर, दतिया जिला सहित, इसके अलावा श्योपुर, भिंड, मुरैना जिला सहित, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर जिला सहित तथा तामिया जिला छिंदवाड़ा में ये स्थित हैं। तो इतनी जगह 11 विकास अभिकरण बनाए गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, इन जिलों के नाम आपको याद रखना है। ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, भौगोलिक विस्तार। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनजातियों से रिलेटेड, जनजातियों से संबंधित जो भी संवैधानिक प्रावधान है, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, यह हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो आप आज का पढ़ाया हुआ अच्छे से रिवाइज कर लें, जहां स्क्रीनशॉट लेना लगे तो स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स स्वयं हाथ से बनाएं। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को STDX लर्निंग को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।